यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली के रिधम देसाई ने सेंसेक्स को लेके एक तरीके से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आप मान लो कि सेंसेक्स का जो जून 2026 तक सेंसेक्स जो है वो 10% का अपसाइड दिखा सकती है। जो लेवल पे है वहां से 89,000 के लेवल को टच कर सकती है। 89,000 का लेवल टच करेगी तो वही अभी से 10% बढ़ेगा। लगभग एक साल से थोड़ा कम का टारगेट है और 10% का अपमूव हमें मेन हमारे सेंसेक्स इंडेक्स जो कि बीएससी का मेजर इंडेक्स है, 30 स्टॉक्स का इंडेक्स होता है, उसके अंदर मिल सकता है। 10% लार्ज कैप बढ़ेगी तो मिड स्मॉल माइक्रो भी बढ़ ही जाएंगे अच्छा खासा। अब यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि जून 2026 तक जो ये बढ़ जाएगा तो जो 89,000 का लेवल होगा वो ऑलमोस्ट 23.5x के पी मल्टीपल पे होगा। 23.5 के पी मल्टीपल पे होगा और जो 25 साल का सेंसेक्स का ट्रेलिंग पी है वो 21 पे है। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है अभी वो ओवर वैल्यूड जोन में ही रह सकता है, या फिर मार्केट जो है पहले जिस पी पे ट्रेड कर रही थी फॉरवर्ड गोइंग आगे थोड़ा सा पी हाइयर ही इंडियन मार्केट्स का हमें देखने को मिलेगा। जैसे होता है 25 साल का 21 है, लेकिन आगे के लिए प्रोजेक्शन 23.5 के पी का अगले एक साल पे दिखा रही मॉर्गन स्टैनली। अब क्या रीजन है इसका, यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं। कुछ 7-8 रीजंस यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला तो इंडियाज शेयर इन ग्लोबल आउटपुट टू राइज। देसाई इन ब्रोकरेज नोट, जो इनका नोट था पूरा, उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फैक्टर्स ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स फैक्टर इंक्लूडिंग रोबस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, मैक्रो स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी, functioning democracy, better infrastructure, a rising entrepreneurial class and improving social outcomes। इन सब के कारण जो है इंडिया का जो आउटपुट है ग्लोबल शेयर वो बढ़ेगा और इसका पॉजिटिव नोट हमें इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन शेयर मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। सेकेंड रीजन यहाँ पे इन्होंने दिया है कंज्यूमर मार्केट क्लॉट। ही आर्ग्यूज दैट the implications of India's macro tailwinds will make it the world's most sought after consumer market. India will undergo a major energy transition. Credit to GDP will rise and manufacturing could gain share in GDP. मैन्युफैक्चर एंड क्रेडिट का जो शेयर है वो बढ़ेगा और इसका कारण ग्रोथ हमें देखने को मार्केट के अंदर मिल सकती है। थर्ड पॉइंट्स उन्होंने बताया है डिक्लाइन इन इंटेंसिटी ऑफ ऑयल इन जीडीपी। तो यहां पे उन्होंने कहा है कि फॉलिंग इंटेंसिटी ऑफ ऑयल इन जीडीपी एंड राइजिंग शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्पेशली सर्विसेज एंड फिजिकल कंसोलिडेशन imply a lower saving imbalance. This will allow structurally lower real estates. इन्फ्लेशन फैक्टर को भी उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन जैसे लगातार घटता जा रहा है तो लोअर इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ सप्लाई साइड भी और बेटर पॉलिसी चेंज भी। वॉलेटिलिटी इन इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ रेट्स विल लाइकली फॉल इन कमिंग ईयर्स। तो जो ग्रोथ रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों है वो आने वाले सालों में थोड़े से कम होंगे। हाई ग्रोथ विथ लो वॉलेटिलिटी एंड फॉलिंग इंटरेस्ट रेट एंड लो बीटा विल अमाउंट टू हाइयर पीई। जो हाई पी की वो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि लो वॉलेटिलिटी के साथ जो हाई ग्रोथ होगा और इंटरेस्ट रेट भी उसके साथ जो यहाँ पे कम होगा लो वॉलेटिलिटी के साथ, बीटा मतलब वॉलेटिलिटी ही, इसके कारण जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो हाइयर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे उन्होंने पॉइंट दिया है कि जो हाउस होल्ड बैलेंस शीट है मतलब घर का जो टोटल इनकम है वो उसके अंदर अब बचत करना, अगर जैसे इन्फ्लेशन कम की हम बात कर रहे हैं तो कम इन्फ्लेशन होगा तो एक तो महंगाई भी घटेगी, अगर इंटरेस्ट रेट भी घटेगा तो लोगों को ईएमआई भी कम देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, घर के अंदर इनकम बचेगा और ये इनकम फिर खर्च होगा, इकोनॉमी में खर्च हो वो भी फायदा मिलेगा स्टॉक मार्केट को, और डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो वो भी फायदा मिलेगा स्टॉक मार्केट को। तो ये यहाँ पे फायदा होने वाला है। इसके अलावा जो सॉफ्ट अर्निंग्स हमें देखने को मिली है तो इनका कहना है कि सॉफ्ट अर्निंग ग्रोथ पैच दैट स्टार्टेड Q2 FY25 seems to be ending, thought the market is probably not yet convinced।
मतलब इनका मानना जो है वो ये है कि जो ये अर्निंग का, अभी देखा कि अभी अर्निंग सीजन था और बुरा ही गया है अर्निंग सीजन, तो इनका कहना है कि ये लास्ट ही सीजन है जहां पे अर्निंग इतनी बेकार रही है। आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहां पे अच्छे रिजल्ट्स कंपनी शो कर सकती है, लेकिन मार्केट इस चीज से कन्विंस नहीं है। मार्केट को लगता है कि अभी आने वाला समय भी खराब हो सकता है, लेकिन ये आने वाला जो समय है वो मार्केट के लिए अच्छा होगा, तो इसके कारण हमें मार्केट के अंदर गेन देखने को मिलेगा, ऐसा मानना है। सातवां पॉइंट इन्होंने टैरिफ को लेकर दिया है, अ फाइनल ट्रेड डील विथ यूएस। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चनेबल जरूर है, क्योंकि टैरिफ डील ये सब हो तो रही है, लेकिन हो ही नहीं रही, सिर्फ बातें हो रही है, एक्चुअल में ट्रेड डील नहीं हो रही। तो इनका कहना है फाइनल ट्रेड डील विथ यूएस, मोर कैपेक्स अनाउंसमेंट, एक्सेलरेशन इन लोन्स, यूनिफॉर्म इंप्रूवमेंट इन हाई फ्रीक्वेंसी डेटा एंड इंप्रूविंग ट्रेड विथ चाइना कुड एक्ट एज कैटलिस्ट। चाइना के साथ ट्रेड इंप्रूव होगा तो उसका बेनिफिट मिल सकता है, यूएस के साथ ट्रेड डील होगा उसका बेनिफिट मिल सकता है, कैपेक्स अनाउंसमेंट वगैरह हो सकती है, लोन्स ज्यादा बांटे जा सकते हैं, उन सबका फायदा मिल सकता है। चाइना के साथ ट्रेड इंप्रूवमेंट उम्मीद लग नहीं रही, और यूएस के साथ ट्रेड डील वो भी उम्मीद लग नहीं रही। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मुझे नहीं लगता आगे चल के मतलब काम करने वाले हैं सक्सेसफुली। आठवां है एफपीआई का ट्रेंड। तो एफपीआई पोर्टफोलियो पोजिशनिंग इज एट इट्स वीकेस्ट सिंस द डेटा स्टार्टेड इन 2000। आवर व्यू रिमेन्स दैट इंडियाज लो बीटा implies आउट परफॉर्मेंस इन ग्लोबल बेयर मार्केट बट अंडर परफॉर्मेंस इन अ बुल मार्केट। तो इनका कहना है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो इंडिया के अंदर एक्सपोजर है वो मतलब मल्टी डेकेड के लो पे पहुंच चुका है। 2000 से जब से डेटा स्टार्ट हुआ है तब से सबसे लोएस्ट पे पहुंच चुका है एफआईआईज एफपीआईज की होल्डिंग इंडियन मार्केट के अंदर में। लेकिन यह कहना है कि इंडियन मार्केट जो है उसके अंदर जो लो बीटा होगा, मतलब जो कम अप डाउन का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, वोलेटिलिटी कम होगी दूसरे मार्केट्स के मुकाबले में, तो हो सकता है ये ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करे और यहाँ पे हो सकता है इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट कर, ये इनका कहना है। अब कुछ यहाँ पे रिस्क के बारे में भी बात करते हैं, जैसे ग्लोबल ग्रोथ अगर गिर जाती है, ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है वो अगर खराब और ज्यादा हो जाता है, इसके अलावा तेल के प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी तरीके का डिसरप्शन आ जाता है, लाइक रेयर अर्थ मिनरल्स फर्टिलाइजर्स इन सब के अंदर में, तो इन सब का नेगेटिव असर भी देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं का नेगेटिव असर होता ही है। जियोपॉलिटिक्स खराब होती है, अभी हो ही रही है सब तरफ, तो जियोपॉलिटिक्स का तो पूरा बेड़ा गर्क हो रखा है अभी, तो वो तो हो ही रखा है। चाइना जो मिनरल रेयर अर्थ वाला जो सिस्टम है पूरा फर्टिलाइजर का मिनरल्स का, चाइना उसको लेकर परेशान करता ही है सबको। ऑयल की प्राइसेस जो है वो थोड़ा ठीक चलती हैं, ऊपर चली जाती हैं कभी कभी, लेकिन वापस नीचे भी आ जाती है, नहीं तो बाकी दो जो पॉइंट्स है वो तो निगेटिवली अभी काम कर ही रहे। तो ये सारे रीजंस दिए हैं मॉर्गन स्टैनली ने, और इसके इन रीजंस के कारण मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि यहां से इस पॉइंट से आगे की तरफ अगला करेक्शन आने से पहले कम से कम सेंसेक्स 10% तो जरूर बढ़ेगा। अब थोड़ा 1%, 1.5%, आधा परसेंट तो ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन कोई मेजर करेक्शन आने से पहले 10% तक जो सेंसेक्स है वो बढ़ सकता है, 89,000 के लेवल को टच कर सकता है। अब देखिए ये रिपोर्ट्स होती हैं, ये एक एस्टिमेट होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, ये गारंटेड नहीं होता है, और कोई भी रिपोर्ट जो होती है वो प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेशन ही होता है, डेटा का गारंटी किसी चीज की कहीं पे नहीं होती है। तो इसी तरीके से इसको आपको ट्रीट करना है, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है तो एक पॉजिटिवनेस की तरह आप इसको जरूर देख सकते हैं।